तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप बस उसकी थीम प्रिपरेशन करोगे। थीम प्रिपरेशन अब किस तरह होती है, ये तो मेरी ऐसे हैंडबुक है, ये उसकी फाइनल कॉपी है जब मैं लिख रहा था, तो ये फाइनल फॉर्म है इसकी, इसको छोड़। अब देखो ये आपके पास मुख्तलिफ थीम्स पड़ी हुई हैं, अभी हम इस थीम को जरा डिस्कस करेंगे। ये देखो मुख्तलिफ थीम्स आपके पास, आपने थीम्स तैयार की हुई है, याद रखो थीम तैयार करनी है, याद रखो थीम तैयार करनी है, उर्दू को पट्टा नहीं करना। फिलहाल आप इतनी बात समझो कि सोशल मीडिया है, इसकी जब आप थीम तैयार करोगे ना, तो उसमें आप क्या तैयार करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। जितना भी मवाद लिखा जा रहा है, ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उनका दिल, उनकी हार्ट एंड सोल यही है कि भाई सोशल मीडिया आने वाले वक्तों में फ़ायदेमंद होगा कि नुकसानदेह होगा। फ़ायदे देगा तो क्या क्या देगा, नुकसान देगा तो क्या क्या देगा, फ़ायदे दे रहे हैं तो क्या क्या दे रहा है, नुकसान दे रहा है तो क्या क्या दे रहा है, और उन नुकसानात को हल करने के सोल्यूशंस हम लोगों के पास क्या है। बस सबसे पहले ना आपका सवाल होता है कि सर बड़ा ज़बरदस्त डेटा आप एसएस के ऊपर लिखते हैं, बड़ा वेल रिसर्च किस्म का ऐसे लिखते हैं, हर डेटा हर ऐसे के ऊपर आपके पास ज़बरदस्त डेटा होता है। यार आपने 100 एसएस के ऊपर डेटा इकट्ठा नहीं करना, आपने एक ही दफ़ा डेटा इकट्ठा करना है। तो एक ही दफ़ा इकट्ठा करना है, तो क्यों ना मैं आउट क्लास किस्म का डेटा इकट्ठा करूँ। ये तो पहले मसला ये होता है ना कि बच्चे टॉपिक टू टॉपिक डेटा लेने के चक्कर में होते थे, तो वो कहते थे जी 500 टॉपिक्स हैं तो 500 पे डेटा लेना है जी, तो वो पागल हुए रहते थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात है ना, ये आपके पास असल में एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस हैं, और आप सारी पास पेपर रिपोर्ट्स उठा के पढ़ लो, सब कुछ देख लो, इसी के गिर्द घूम रही हैं। सबसे पहले स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है ये, स्टेप वन ये मियाँ कि सबसे पहले तो आपके पास होते हैं सिंपल। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूँ माउस रियाज और आप देख रहे हो एग्जाम पैन। अच्छा, आप जो भी शख्स इस लेक्चर पे आपने क्लिक किया और आपका अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाला है, तो यार आप में से 98% लोग ना अपना अगला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेल करने वाले हो, ठीक है, इंशाल्लाह। और क्यों करने वाले हो, ठीक है, भले यार आप यूपीएससी देने लगे हो, या आप सीएसएस देने लगे हो, या आप पीएमएस देने लगे हो, या पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा देने लगे हो, या पीएमएस इन सर्विस देने लगे हो, या तहसीलदार का एग्ज़ाम देने लगे हो, या सीसी सिंध का एग्ज़ाम देने लगे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का देने लगे हो, सिविल जज का देने लगे हो, या जुडिशरी का कोई एग्ज़ाम देने लगे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्ज़ाम देने लगे हो ना, आप में से 98% लोग ना 110% अपना एग्ज़ाम फेल करने लगे हो। और वो फेल करने की वजह क्या है, देखो बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बताते हैं, जैसे देखो ऐसे पर बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें बताई, हर एक चीज़ पर लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन है। एक ओपिनियन आपके साथ एग्ज़ाम पेन के प्लेटफॉर्म से मैंने शेयर किया, तो मेरा ओपिनियन और उनके ओपिनियन में आपने फ़र्क देख लिया होगा। तो आज मैं आपको कहता हूँ कि यार 4 बुनियादी रीज़न्स हैं ना, कि जो आपको 110% आपके अगले आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल करवाएंगे। और अगर आप इन ही 4 चीज़ों पर काम कर लो, तो आने वाला एग्ज़ाम अगर आप उल्टे भी लटक जाओ फिर भी फ़ेल कभी नहीं होगा। फिर वो इंशाल्लाह 110% आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है ना, क्लियर भी है, पास भी है, और विद ब्राइट मार्क्स भी है, ठीक है। अब वो रीजंस क्या हैं, बिल्कुल बुनियाद से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जड़ बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको रूट कॉजेज बताऊंगा, फिर उनकी आगे से शाखें बहुत हैं। रूट कॉजेज अभी देखना, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और अगर वो रूट कॉजेज ना हुई तो लेक्चर के आखिर में कमेंट आपके पास हैं, वहाँ पर आप आके बता देना कि नहीं यार जो बातें आपने की हैं वो टू द पॉइंट नहीं थी। देखो सबसे पहला जो मसला आता है ना, हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठते हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो क्वेश्चन पढ़कर सबसे बड़ा जो हमारा सबसे बुनियादी इशू है वो है यार डीकंस्ट्रक्शन का, ठीक है। और मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, मैंने आपको कहा मैं आपको सब्सटेंशिएट करके दूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन में बहुत सी चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल मेन चीज़ों पर रहूँगा। डीकंस्ट्रक्शन में जो सबसे बड़ा इशू हमें आता है ना, हम अपने जवाब के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में हमेशा फेल हो जाते हैं। जवाब का स्ट्रक्चर हमसे ना कभी भी डिसाइड नहीं होता, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हैं, एक तो है ना कॉम्पोजिशन। देखो मिसाल के तौर पर अभी आपका तहसीलदार का एग्ज़ाम आ रहा है, 50 मार्क्स हैं, और कहा जाता है जी कि आप लोग 1200 से 1500 वर्ड्स लिखो, मिसाल दे रहा हूँ। या फिर आपका सीसी सिंध का एग्ज़ाम आ रहा है, आपको कहा जाता है जी 2500 से 3000 वर्ड्स लिखो, ठीक है, यही बात कही जाती है सीएसएस के लिए। ये मिनिस्ट्रियल कोटा वाले बच्चे हैं जी, तो उनके लिए कुछ और डायरेक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में हमें मसला क्या है कॉम्पोजिशन का, कि भाई अगर मैं इतने अल्फाज का मेरा अगर ऐसे है तो उसमें मैं इंट्रोडक्शन कितने अल्फाज का लिखूं, बॉडी कितने अल्फाज की लिखूं, बॉडी में कितने पर्सपेक्टिव्स दूं, फिर उन पर्सपेक्टिव्स के नीचे कितने कितने मेन हेडिंग है अगर एक, उसके नीचे कितने पैराग्राफ हों, कितनी मेन हेडिंग्स हों, फिर नीचे कितने कितने पैराग्राफ्स हों, फिर हर एक पैराग्राफ की लेंथ कितनी हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की लेंथ कितनी हो, ठीक है। तहसीलदार के एग्जाम में, मिनिस्ट्रियल कोटा के एग्जाम में, सीसी के एग्जाम में, अब देखो यहाँ पे कभी भी 2500 से 3000 वर्ड्स नहीं लिखे जाते, मैक्सिमम 1800 से 2200, ठीक है।
और फिर कुछ ऐसे तो ऐसे भी हैं पर्सुएसिव आर्गुमेंटेटिव 1500 तक भी काम चल जाता है। फिर यहीं इस तरह यहाँ पे 1000 तक 900 1800 से भी काम चल जाता है। तो इस तरह एक तो हमें कॉम्पोजिशन क्लियर नहीं होती कि यार कितने कितने अल्फाज किस किस तरीके कार से हम लोग डिसाइड करें, डिवाइड करें। फिर जो स्ट्रक्चर में जो दूसरा बड़ा इशू है, जो कि मेन इशू है, असली इशू है जो, वो क्या है, हमें डिस्कोर्सेस का नहीं पता। ठीक है, हमें डिस्कोर्सेस का नहीं पता। आप CSS का पेपर उठा के देखो ना, तो उसमें आपको, अब मेरे पास यहाँ पे नहीं है, मेरे पास हाँ ये है, अब ये देखो CSS का पेपर उठा के देखो ना, तो एग्जामिनर आपको सिर्फ आपको एग्जामिनर की ये इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं पेपर के हवाले से। ठीक है, ये तो ये कैंडिडेट मस्ट राइट 1 आंसर और स्पेस ना छोड़ो, ये और इंस्ट्रक्शंस है। ऐसे के हवाले से ना सिर्फ एग्जामिनर ने ये आपको 3 लाइनें दी हुई हैं, FPSC ने आपको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जिसमें एक तो ये है कि भाई आउटलाइन बनाओ, फिर एक ऐसे लिखो, इतने वर्ड्स का होना चाहिए किसी भी एक टॉपिक पर। इसको अगर आप हटा दो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात है ना, ये आपके पास असल में एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस हैं, और आप सारी पास पेपर रिपोर्ट्स उठा के पढ़ लो, सब कुछ देख लो, इसी के गिर्द घूम रही हैं। सबसे पहली ये इंस्ट्रक्शन आपको एग्जामिनर ने क्या दी, मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन। और जब तक आपको डिस्कोर्स समझ नहीं आता तब तक आपको अपने ऐसे का स्ट्रक्चर कभी भी समझ आ ही नहीं सकता। अभी मैंने उस दिन ये लेक्चर दिया 1.5 आवर्स का, मेरा जो लेक्चर है नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर, उसमें मैंने आपको बड़ी क्लियरली ये चीज़ समझा दी कि डिस्कोर्स किस तरह स्ट्रक्चर फाइनलाइज करता है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का डिस्कोर्स जो था उसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया, परसुएसिव का भी बताया, लिंक अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसने नहीं देखा जाके वो लेक्चर देख लो, आपको मजा आएगा। फिर चलो जी, मुझे डिस्कोर्स भी आ गया, मैंने सीख लिया, मैंने कॉम्पोजिशन भी सीख ली, क्या अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्कोर्स भी मुझे आ गया, कॉम्पोजिशन भी आ गई, मतलब डीकंस्ट्रक्शन तो मुझे आ गई नहीं। डीकंस्ट्रक्शन सिर्फ इस चीज़ का नाम तो नहीं है। अब जब आपको पता चल गया कि मिसाल के तौर पे आपने इंट्रो लिखना है, फिर आपने बॉडी लिखनी है, बॉडी में मेन हेडिंग फलां होगी, नेक कोई लिखनी है, फिर एक नीचे मेन हेडिंग देनी है, उसके नीचे 3-4 पैराग्राफ, फिर मेन हेडिंग, फिर उसके नीचे 3-4 पैराग्राफ, फिर सोल्यूशन की मेन हेडिंग। आपको पता है बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं, नेक, मेन बॉडी, सजेशन और कंक्लूजन। ठीक है, डिस्कोर्स ने तो आपको ये मेन हेडिंग्स दे दी, आपको पता चल गया नेक क्या होगी, ये वाली मेन हेडिंग क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी। ठीक है, अब इसके अंदर आइडियाज़ किधर से जनरेट करोगे, ये अब दूसरा इशू आ गया कि आइडियाज़ जनरेशन हमें नहीं आती, और आइडियाज़ जनरेशन से बात आ जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ। हर चीज़ पे बात होती है मियाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो प्रॉपर टेक्निक्स हैं ना, उनके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं होती। आपको ठीक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में इंडिविजुअल लेवल से किस तरह शुरू करते हैं। ठीक है, फिर इंडिविजुअल लेवल के अंदर आपको पता होना चाहिए भाई मैं एजुकेशन देखूंगा, मैं पॉवर्टी को कंसिडर करूंगा, मैं रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करूंगा, मैं इदारों को देखूंगा, इदारों को तो खैर इंडिविजुअल में फिलहाल हम नहीं देखेंगे। तो ये जो सारी आपके पास हैंड्स हैं इंडिविजुअल के, फिर मैं सोसाइटी पे आऊँगा, फिर मैं इदारों को देखूंगा, फिर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखूंगा, फिर यहीं पे आपको पता चल जाता है कि इस लेवल पे कौन कौन सी रिपोर्ट्स पहले से तैयार करके रखनी पड़ती हैं, इस लेवल पे कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, अली फलान है फलां फलां, वो इधर आ जाती हैं, बंदा इधर तैयार करके रख लेता है, कुछ इधर आ जाती हैं, इधर तैयार करता है, फिर मैं इंटरनेशनल की तरफ जाऊँगा, एक्सपोर्ट्स को देखूंगा, टेररिज्म को देखूंगा, गैर मुल्की तल्लुकात को देखूंगा, फिर उधर में देखूंगा कि कर्जे की वजह से तल्लुकात पे क्या असर पड़ रहा है, टेररिज्म की वजह से क्या पड़ रहा है, तिजारत ना होने की वजह से क्या पड़ रहा है, हम लोगों की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं हो रही, एडवांसमेंट नहीं हो रही, उससे क्या असर पड़ रहा है। तो ये सारी टेक्निक मुझे आइडियाज जनरेशन की जो स्किल है, आइडियाज जनरेशन की जो स्किल है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, जो मेरी फेलियर की वजह बनती है। अच्छा जी, मुझे आइडिया जनरेशन, मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक सिखा दी, ज़बरदस्त किस्म की टीचर ने, तो क्या मेरा मसला ख़त्म हो गया, क्या मेरा मसला हल हो गया उसी के बाद, चलो इसको अभी छोड़ दें, नहीं। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक तो तुम्हें आ गई, ब्रेनस्टॉर्मिंग को आप यार एक जनरेटर समझो। ठीक है, जनरेटर तो आपने खरीद लिया, अब वो जनरेटर किस चीज़ पे चलेगा, जनरेटर चलेगा फ्यूल पे। फ्यूल क्या चीज़ है, फ्यूल है मियाँ, क्या बताओ, फ्यूल क्या है, ब्लैक पेन से लिखते हैं, फ्यूल है आपका डेटा। डेटा आप किस तरीके कार से कलेक्ट करोगे, आप थीम को किस तरीके कार से प्रिपेयर करोगे, नोट्स कैसे लोगे यार। और मैं सिर्फ अभी ये नहीं है कि मैं आपको मसाइल बता के छोड़ दूंगा, मैं भी आपके साथ सारा एक्सपोजर अपना शेयर करता हूँ, बड़ा आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब देखो 12 के 12 सब्जेक्ट्स में हमने नोट्स ही लेने हैं, और 12 के 12 महीने हमने नोट्स ही लेने हैं, हर चीज़ पे हम सेशन लेते हैं।
ये हमने नहीं सोचा कि यार सबसे पहले तो मैं किसी से ये गाइडेंस लूँ कि मुझे नोट्स उठाने किस तरह चाहिए। नोट्स उठाना तो सबसे बड़ा फन है, ये तो पूरा एक सब्जेक्ट है कि नोट्स किस तरह उठाए जाएं। लोगों को 6-6 साल हो गए, नोट्स लेने का तो तरीका आता ही नहीं है। मैं भी आपको नोट्स लेने का तरीका बताऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, चलें जी, मैंने नोट्स भी ले लिए, मुझे डीकंस्ट्रक्शन भी आ गई, मुझे आइडिया जनरेशन भी आ गई। क्या बात खत्म हो गई? क्या मेरा पेपर क्लियर हो गया? नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है मियाँ। ये तो आ गया ना स्टेप नंबर 1, ये इशू तुमने क्लियर कर लिया, ये इशू भी तुमने क्लियर कर लिया, तीसरा इशू भी तुमने क्लियर कर लिया। अब सबसे बड़ी मुश्किल आ गई है। वो मुश्किल क्या है? अब मियाँ यहाँ पर तुम करोगे प्रैक्टिस एंड एवेल्युएशन। जब तक ना देखो तुम्हें वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर, शुएब अख्तर और वकार यूनुस, ये चारों बंदे ना तुम्हें 1 साल तक लेक्चर देते रहे किस चीज़ के ऊपर, रिवर्स स्विंग किस तरीके कार से होती है। ठीक है, तुम उस वक्त तक रिवर्स स्विंग नहीं सीख सकते जब तक ग्राउंड में उतरोगे नहीं, बॉल को खुद पकड़ोगे नहीं, बॉल को खुद फेंकोगे नहीं, और गलत नहीं, बार बार फेंकोगे फेंकोगे फेंकोगे, फिर कहीं जाके रिवर्स स्विंग होगी। तो ये नहीं है कि तुम्हें जब सारे सीक्रेट्स पता चल गए, बड़े से बड़े टीचर ने तुम्हें उसके ऊपर गाइड कर दिया, अपना वक्त दे दिया, ठीक है, तो तुम्हें वो चीज़ आ गई। नहीं, असल राज ये है कि फिर जिस वक्त तक तुमने ग्राउंड में उतर के खुद बॉल नहीं फेंकी, उस वक्त तक तुम सोचो भी ना कि तुम्हारी बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग होगी। ठीक है, तो ये वो मेन बुनियादी मसाइल है ना यार। और अभी तो ये सिर्फ आपको सरसरी मैंने बताए हैं, अभी मैं इनके ऊपर बात करने लगा हूँ तो आपको मेरी सारी बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अभी हम लोग अपने लेक्चर की असलियत की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मियाँ हम लोगों के पास आ गया ना डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक। इनकी ट्रिक्स क्या है मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, डीकंस्ट्रक्शन ना बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि डीकंस्ट्रक्शन क्या है। डीकंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको जड़ वाली बात करूँगा ना। एक इसमें है कॉम्पोजिशन, दूसरी इसमें है डिस्कोर्सेस। ठीक है, आप ज़्यादातर टीचर्स जो है ना, वो जब कोर्सेज लेते हैं ना, तो आपको डीकंस्ट्रक्शन में बड़ी खूबसूरती से इस तरफ ले आते हैं कि भाई ये ऐसे का स्ट्रक्चर है, इस तरह इंट्रो बनेगा, इस तरह बॉडी बनेगी, इस तरह टॉपिक स्टेटमेंट बनेगी, इस तरह कंक्लूजन बनेगा। इतनी खूबसूरती से इस तरफ लेके आते हैं ना कि ये वाली तरफ हमें भूल ही जाती है। जबकि असल में तो हम ये चीज़ सीखने गए थे कि भाई आर्गुमेंटेटिव कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव कौन सा है, फलां कौन सा है, फिर उसके मुताबिक असल चीज़ स्ट्रक्चर में किस तरह डिसाइड करूँगा अपने ऐसे का। हमसे मसला ये होता है कि हमसे स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं होता। एक दफ़ा तो हमने स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, फिर तो कंधों का बोझ आ गया हम लोगों की झोली में, फिर तो भाई इतना मसला ही नहीं रहा। तो कॉम्पोजिशन वाली बात तो चलो आप लोगों को पता ही होगी। हम लोग मेन बात की तरफ आते हैं कि भाई किधर गया मेरा, ये पड़ा हुआ है। हम लोग मेन बात की तरफ आते हैं कि भाई ये जो डिस्कोर्सेज हैं, इनकी मदद से मैं अपने ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे पहचानूँ। तो इसके लिए यार मैंने CSS 2025 से पहले एक वर्कशॉप ली थी 7 दिन की। खैर 7 दिन की तो फिर नहीं, 10-12 लेक्चर्स फिर मैंने उन बच्चों को दिए थे। तो उसके पहले लेक्चर के ये नोट्स हैं, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरीके कार से कभी भी किसी टॉपिक को समझोगे। देखो, मैं जिस तरीके कार से, माउस रियाज जिस तरीके कार से टॉपिक्स को देखता है, ठीक है, या एग्जाम पेन का प्लेटफॉर्म आपको जिस तरीके कार से टॉपिक्स को सिखाता है, वो क्या है? वो ये है, याद रखो हमेशा टॉपिक्स ना 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिंपल टॉपिक्स, ठीक है। ये जो अभी डिस्कोर्सेस की डिस्कशन है ना, इसको मैं 2 तरीके से डिवाइड करता हूँ, या इसमें मैं 2 स्टेप्स रखता हूँ, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है ये, स्टेप 1 ये मियाँ कि सबसे पहले तो आपके पास होते हैं सिंपल टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिक्स दैट गिव क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द एसे। इन टॉपिक्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करना मुश्किल नहीं होता। जिस तरह देखो, कॉजेस, इम्पैक्ट्स, रीजन, इफेक्ट्स, होप, बर्डन्स, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, ऑब्स्टिकल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, किस तरह स्ट्रक्चर डिसाइड करना मुश्किल नहीं होता। देखो, आपको पता है, मिसाल के तौर पर ये जी हम ऐसे लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद कोई मुनासिब सा नेक लिखोगे, उसके बाद होप्स लिखोगे, उसके बाद हर्डल्स लिखोगे, उसके बाद सजेशंस लिखोगे आप, उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। फिर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स एक आध हेडिंग, केस स्टडी या मुख्तलिफ किस्म की डाल दोगे, वरना ये तुम्हारे पास 3, 4, 5, 6 स्ट्रक्चर आ गया। होप्स में अब तुम आगे मुख्तलिफ पॉइंट्स दे दोगे, हर्डल्स में मुख्तलिफ आगे पैराग्राफ्स पॉइंट्स दे दोगे।
स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पर फाइनलाइज हो गया। तो सबसे पहले तो ये सिंपल टॉपिक्स होते हैं जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी इशू नहीं आता अपने आंसर का स्ट्रक्चर डिसाइड करने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं मियाँ कम्प्लेक्स टॉपिक्स। इनका स्ट्रक्चर डिसाइड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब कम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी ना मैं दो तरीके कार से देखता हूँ। किस तरह देखता हूँ? एक टॉपिक्स को मैं कहता हूँ सिंपल कम्प्लेक्स, दूसरे टॉपिक्स को मैं कहता हूँ कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स। सिंपल कम्प्लेक्स में किन्हें कहता हूँ अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया, ठीक है। फिर यहीं से बात को मैं नोट्स की तरफ लेकर जाऊंगा, यहीं से बात को मैं थीम प्रिपरेशन की तरफ लेकर जाऊंगा। फिलहाल आप इतनी बात समझो कि सोशल मीडिया है, इसकी जब आप थीम तैयार करोगे ना तो उसमें आप क्या तैयार करोगे? अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। जितना भी मवाद लिखा जा रहा है, ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उनका दिल, उनकी हार्ट एंड सोल यही है कि भाई सोशल मीडिया आने वाले वक्तों में फ़ायदेमंद होगा कि नुकसानदेह होगा। फायदे देगा तो क्या क्या देगा, नुकसान देगा तो क्या क्या देगा, फायदे दे रहा है तो क्या क्या दे रहा है, नुकसान दे रहा है तो क्या क्या दे रहा है, और उन नुकसानात को हल करने की सॉल्यूशंस हम लोगों के पास क्या है। बस हर थीम पे एक डिस्कशन होती है, उसको फॉलो करना होता है। वो हम थीम की तरफ जाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अब ये मैंने तैयार कर लिया जी, सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है। अब हम लोगों को इशू ये आता है, तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग तो होती नहीं है। अब ये टॉपिक देखो, द डिजिटल एज एंड सोशल मीडिया, बेनिफिट्स एंड रिस्क्स, social media's impact on society, growth and pitfalls, the role of social media in shaping modern life, pros and cons, the power and perils of social media connectivity, revolutionizing communication, social media's dual edge। अब हम इस टॉपिक को अलहदा से तैयार करने लग जाते हैं, इसको अलहदा से तैयार, इसको अलहदा से तैयार, इसको अलहदा से तैयार, इसको अलहदा से तैयार। नहीं, दरअसल ये सारे टॉपिक्स आपसे क्या मांग रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, challenges, opportunities, challenges, opportunities, challenges, opportunities and dual edged sword क्या होती है? दो धारी तलवार, एक धार opportunities, दूसरी धार challenges। तो असल में एक तो हमें टॉपिक्स की ये वाली समझ नहीं होती जिससे हम लोग टॉपिक का स्ट्रक्चर डिसाइड करने में हमें इशू आता है। अब ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये आपसे बुनियादी तौर पर क्या मांग रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। ये जो आपने सिर्फ ये डेटा तैयार किया हुआ है ना, ये अब एक ऐसे का डेटा नहीं है, ये 50 ऐसे का डेटा है, ठीक है। अब हर एक टॉपिक में आपको जरा जरा मोल्डिंग करनी है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि आपको मोल्डिंग करनी पड़ेगी। किस तरह करनी है? लेक्चर का लिंक मैं आपको दे दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि उस दिन जो मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर दिया नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर, उसमें मैंने बात ही सारी मोल्डिंग से बताई, ठीक है। साथ मैंने ये भी बताया कि किताब के डेटे को किस तरह आप आंसर में मोल्ड करोगे। एक तो आपने डेटा वही रखना है, सिर्फ कपड़े बदलते जाने हैं सिर्फ टॉपिक के लिहाज से, ठीक है। तो ये तो सिंपल टॉपिक्स आ गए। सिंपल टॉपिक्स में हमने अभी बात की कि भाई सिंपल टॉपिक्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करना बड़ा आसान होता है। इसमें अब आपको पता है आपने इंट्रो लिखना है, एक पार्ट लिखना है, फिर बेनिफिट्स लिखने हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ ही होंगी, फिर रिस्क्स लिखने हैं जो चैलेंजेस ही होंगे, फिर सॉल्यूशंस लिखने हैं, फिर कंक्लूजन लिखना है। इसमें भी यही करना है, 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 इसमें भी यही करना है। डिसाइड हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है जी। हमने इतने सारे टॉपिक्स जो है उनका स्ट्रक्चर हमने डिसाइड कर लिया सिर्फ एक चीज़ तैयार करके, ठीक है। फिर तैयार करने की तरफ मैं आता हूँ। पहले अब डीकंस्ट्रक्शन को समझो ना, अभी भी हम लोग डीकंस्ट्रक्शन के स्टेप 1 के ऊपर है। अब आ जाओ जी, दूसरी चीज मैंने क्या कही थी? दूसरी चीज हमने कही थी कि भाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में पहली चीज मैंने क्या कही थी? सिंपल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? सिंपल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि नजर तो कॉम्प्लेक्स आते हैं, the evolution of social media in the digital era, social media and changing dynamics of human interaction, the social media phenomena, a global shift। ये टॉपिक्स नज़र कॉम्प्लेक्स आते हैं, बंदा कहता हो यार इस टॉपिक का क्या स्ट्रक्चर होगा, बट असल में ये टॉपिक्स क्या होते हैं? असल में ये टॉपिक्स सिंपल होते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया इन दी डिजिटल एरा, किस तरह उसका एवोल्यूशन हुआ वही आप बताओगे कि भाई दो ही चीजें हैं, ये हमें या तो फायदे दे रहा है या तो हमें नुकसान दे रहा है। सोशल मीडिया एंड चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, दो ही तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन चेंज हो रही है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। द सोशल मीडिया फिनोमेना, अ ग्लोबल शिफ्ट। अब ये फिनोमेना क्या है, किस तरह से ग्लोबल शिफ्ट ला रहा है? दो ही तरीके से ग्लोबल शिफ्ट ला रहा है, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, फायदे दे के भी ला रहा है, नुकसान दे के भी ला रहा है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से मैंने उस दिन आपको कहा था जरा सा रेत हटानी पड़ती है पिछले लेक्चर्स में, तो टाइम नहीं था, मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो असल में मांग आपसे वही चीजें रही हैं, ठीक है। ये भी वही मांग रहा है, ये भी आपसे वही मांग रहा है, ये भी आपसे वही अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस मांग रहा है, ये वही वाला स्ट्रक्चर है। बट
जरा सा आपको ऊपर से रेत हटानी पड़ती है। जैसा देखो वो टॉपिक है कि चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। अब नजर वो कॉम्प्लेक्स आता है, मगर असल में क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस ही लिखने हैं कि भाई इन दी वेक ऑफ चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान पॉलिसीज पॉलिसी मेकिंग, और फिर इन दी वेक ऑफ चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स चैलेंजेस इमर्जिंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स इस तरह के होते हैं जो कि नज़र कम्प्लेक्स आते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाइमेट चेंज है, हर थीम में इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जो एग्जामिनर आपको देता है, जो नज़र आपको कम्प्लेक्स आते हैं, मगर असल तौर पे वही जो आपने एक चीज़ तैयार की हुई है ना, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस, ये वाले टॉपिक्स भी उसी डेटा से कवर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डेटा से 50 टॉपिक्स इधर और 100 टॉपिक्स इधर कवर हो गए, 150 टॉपिक्स पे आपने एसेस लिख लिए। ठीक है, अब रह गई ये एक चीज़ में कम्प्लेक्स टॉपिक्स। अब ये वो टॉपिक्स है ना कि असल में जिनका स्ट्रक्चर डिसाइड करना स्किल मांगता है, टाइम मांगता है, एक्सपर्टीज मांगता है। ठीक है, तो अब इस तरह के भी लोग हैं जिन्हें ये चीज़ इतनी नहीं भी आती थी क्लियर करके। क्यों क्लियर करके? सिंपल टॉपिक्स और सिंपल कम्प्लेक्स टॉपिक्स तो आसान होते हैं, ठीक है, वो तो बंदा तैयार कर लेता है, बट कम्प्लेक्स टॉपिक्स भी इतने मुश्किल नहीं होते। बट जब बंदे की डायरेक्शन ठीक होती है ना, ठीक डायरेक्शन में तैयारी होती है, तो अब आपने मास्टर्स नहीं करना ऐसे में, आपने तो बस इतनी सी गेम करनी है कि जितने से आपका पेपर क्लियर हो जाए, बड़ा सेफ रह के आपने खेलना है। तो फिर ये आपके टीचर का काम होता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ देखना और उन कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक आपको ट्रेन करना। अब साइम अयूब है वो जो इस तरह वो पीछे को शार्ट मारता है, अब हर ही बंदे को शार्ट पे लगा दिया जाए तो हर बंदा ये वाली शॉट नहीं मार सकता। तो टीचर का काम है कैपेसिटी देखो, यहाँ पे बच्चे को फिट कर लो, यहाँ पे बच्चे को फिट कर लो। अब कम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ आओ। कम्प्लेक्स टॉपिक्स भी इतने मुश्किल नहीं होते। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी कम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं कि जिनमें असल पर आर्गुमेंटेटिव, पर्सुएसिव एसेस, ओपिनियनेटिव एसेस, क्रिटिकल एसेस, रिबटल एसेस जो हैं वो असल में कम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिसाइड करना इतना मुश्किल नहीं होता, इतना मुश्किल आसान नहीं होता। ठीक है, देखो, शुड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड? आप बताओ, ठीक है, यस या नो, या अच्छा। ये एसेस लिखने के ना 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, यस वाला स्ट्रक्चर, नो वाला स्ट्रक्चर, डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर। फिर ये डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर भी एक तरीके से भी लिखा जा सकता है, दूसरे तरीके से। मैंने उस दिन भी बताया, मेम ज़ारिया मुश्ताक ने जो 81 नंबर इंश्योर किए, उनका ये स्ट्रक्चर था जब मैं उनके पास सेशन में गया, जब मैंने उनसे ये सीखा। अच्छा, अब देखो, इज सोशल मीडिया पॉजिटिव फोर्स फॉर सोशल चेंज? सोशल मीडिया इज अ पॉजिटिव फोर्स फॉर सोशल चेंज। ये तमाम ऐसे हैं, सोशल मीडिया थ्रेट टू प्राइवेसी, इन्फ्लुएंसर्स एक्सप्लॉइट सोशल मीडिया इज द मेन कॉज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सोशल मीडिया शुड बी बैंड इन स्कूल्स। ये वो सारे ऐसेस हैं जो कि असल में कम्प्लेक्स हैं और इनका स्ट्रक्चर इतनी आसानी से डिसाइड नहीं होता। मगर एक चीज़ आपने गौर किया, इस सोशल मीडिया पॉजिटिव फोर्स फॉर चेंज, या तो आप कहोगे हाँ पॉजिटिव है, तो फिर इसमें क्या लिखोगे? वही अपॉर्चुनिटीज जो आपने पहले तैयार की हुई है। या कहोगे नहीं है, तो क्या लिखोगे? वही चैलेंजेस जो आपके पास पहले से तैयार हैं। तो आपने और कोई अफलातूनी काम नहीं करना, सिर्फ आपको अगर ये स्ट्रक्चर्स समझ आते हैं ना, बस उन स्ट्रक्चर्स के अंदर बाहर से लाइनें लगी हुई हैं, खाका बना हुआ है, सिर्फ उसमें रंग भरना है। ठीक है, रंग किस तरह भरना है, और रंग भी आपके हाथ में पहले से कलर की डब्बी पकड़ी हुई है, आपने ये अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस तैयार करके रखे हुए हैं। आपने सिर्फ खाका बाहर से समझना है कि भाई ये यस वाले का क्या खाका है, नो वाले का क्या खाका है, ये क्या खाका है, डिस्क्रिप्टिव एसेस का क्या खाका है, एक्सपोजिटरी एसेस का क्या खाका है, और एक्सपोजिटरी होते कौन से हैं, डिस्क्रिप्टिव होते कौन से हैं। ये देखो, ये जो मैंने दूसरी चीज रखी है स्टेप 2, कि फिर आपने डिस्कोर्सेज को पहचानना है। इसीलिए एग्जामिनर आपको पेपर में कह रहा है कि यार अगर तुम डिस्कोर्सेज पहचान गए ना तो बात ही खत्म हो जाएगी। मगर हम लोगों ने कभी पेपर पे गौर ही नहीं किया, हमें जिसने जिस बत्ती के पीछे लगाया हम उसी बत्ती के पीछे चले गए। तो ये तो था भैया पहला स्टेप कि टॉपिक्स को तुम इस तरीके कार से अगर समझ जाओ तो बात खत्म। अब जब टॉपिक्स को तुम इतना समझ गए ना, अब ये देखो, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें तुम्हारे पास डिबेट की गुंजाइश है, तो वो ये वाले टॉपिक्स होते हैं। जिन टॉपिक्स में डिबेट्स नहीं होती, बस सीधा सीधा पूछो होता है कि यार एक साइड भी बता दो, दूसरी साइड भी हमें बता दो, सादी सादी सी, तो वो टॉपिक्स एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव की डोमेन में आ जाते हैं। ठीक है, अब जब ये काम हो गया तो उसके बाद दूसरा काम हमारे पास क्या था? अब तुम्हें मसला आएगा ना, आइडियाज जनरेशन। अब तुम इस स्टेप की तरफ जाने के काबिल, मैं तुम्हें सिर्फ रूट कॉजेज बता रहा हूँ, ठीक है, आगे इनकी जड़ें बहुत हैं, ठीक है, बट मैं तुम्हें वो दिल बता रहा हूँ कि जिधर तुम्हें, ताकि तुम अगर किसी जगह से पढ़ रहे हो, कोई सेशन ले रहे हो, या तुम्हारा इस तरफ आने का इरादा है, तो तुम ये डिसाइड कर लो कि यार मुझे ये सब बातें समझ आ रही हैं या नहीं, मेरा दिमाग इतना काम करता है कि मैं इस तरफ जाऊँ। और यहाँ बड़ी सिंपल चीज़ें। और दूसरा, कहीं से पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, तुम्हें उल्लू नहीं बनना उधर, तुम्हें पता हो कि भाई ये वो रास्ता है कि जो चीज़ें तुमने अगर एक सेशन में बैठे हो तो तुम्हें जब तक क्लियर नहीं है ना तो तुम फिर आवाज़ उठाओ। अच्छा, अब देखो, उसके बाद देखो आइडियाज जनरेशन। अब मियाँ आपने ना आइडियाज़ की तरफ आना है।
अब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अब आपने ये टेक्निक सीखनी है। अब जब आपने टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस पहले से तैयार पड़े हुए हैं। उसके बाद जब तुम ये वाला प्रोसेस करोगे ना, तो फिर तुम्हें मज़ा आएगा। फिर तुम्हारा ये प्रोसेस बड़ा रिच होगा, बड़ा मैच्योर होगा। फिर इस प्रोसेस में मज़ा आएगा तुम्हें। फिर तुमने क्या करनी है, फिर तुमने ब्रेनस्टॉर्मिंग चलो उसका एक छोटा सा पार्ट है। फिर तुमने आइडियाज़ जनरेशन करनी है एक्चुअली में, ठीक है। आइडियाज़ हमसे जनरेट नहीं होते, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक्सेसिव रीडिंग करो, आर्टिकल्स पढ़ो। बुक ये वो जगह है जहाँ पे तुम्हें आर्टिकल्स काम आएंगे, बुक्स काम आएंगी। मगर जब तुम ये काम करोगे ना, फिर तुम्हारे सामने एक मसला आके खड़ा हो जाएगा कि सर अब इनको, मुझे ये समझ नहीं आती मैं नोट्स में किस तरह उतारूँ। नोट्स मेकिंग का इशू आता है बंदे को। ये वो सीरियस इशूज़ है ना, आपको जो कोई भी इधर उधर की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं ना, नहीं, असल जो इशूज़ है ना वो ये है। अब नोट्स मेकिंग में ना, जब तक आपको थीम प्रिपरेशन नहीं आती, और अभी मैं सिखाता हूँ थीम प्रिपरेशन, अच्छा, और मेरी चाय के साथ ना अभी बर्फ़ी और पेस्ट्री भी तुम्हारे ऊपर उधार हो जाएगी। ये जो थीम प्रिपरेशन मैं तुम्हें सिखाने लगा हूँ, यहाँ से आगे लेक्चर जो है वो 1 करोड़ का होने लगा है, ठीक है। अब जब तक तुम्हें थीम प्रिपरेशन नहीं आती, आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग नहीं आता, उस वक्त तक तुम उल्लू के पट्टे हो। उस वक्त तक तुम 98% नहीं, उस वक्त तक तुम 100% फेल हो, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो। अब ना मैंने आपको क्या कहा कि सोशल मीडिया पे अपॉर्चुनिटीज तैयार कर लो, चैलेंजेस तैयार कर लो। ये वही लेक्चर है 7 डेज वाला पहला। ये देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप सोशल मीडिया पे अपॉर्चुनिटीज तैयार करोगे और सोशल मीडिया पे चैलेंजेस तैयार करोगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज अब क्या क्या है, क्या क्या फ़ायदे देता है भाई? ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ सोशल इशूज़, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। अब आप देखते हो कि जी कोई ट्रैफिक वाला किसी के साथ जुल्म कर देता है, उधर ही अगला निकालता है मोबाइल, उधर ही वीडियो बनाता है, क्या से क्या पूरा मुल्क ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। फिर इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ सोशल इशूज़, ये इकरारुल हसन को देखो, राम टीवी वाले को देखो, मुख्तलिफ लोग हैं, किस तरह ये सोशल इशूज़ की अवेयरनेस इस सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ रही है, ठीक है। इन्हांस बिजनेस मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, कोई परफ्यूमें अपनी बेच रहा है, कोई वॉलेट्स बेच रहा है, कोई बंदा कपड़े बेच रहा है, कोई बंदा रिंग्स बेच रहा है, कोई मेकअप बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू। जॉब क्रिएशन थ्रू डिजिटल इकोनॉमी, इस पर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ईजी एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, क्या तुम लोग कभी सोच सकते थे आज से पहले कि इस किस्म की इंफॉर्मेशन फ्री में बैठ के तुम्हें घर में मिलेगी? खैर ये चीज़ तुम आज भी नहीं सोच सकते, शुक्र करो एग्जाम पैन का प्लेटफॉर्म मैदान में आ गया। तो देखो, एजुकेशन अब घर में बैठ के ना बंदा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स, और दुनिया का यार ऐसे राइटिंग है, ये दुनिया का कोई काम है ना, इजी एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज हो गया इस सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है, लोग एक दूसरे से नेटवर्किंग करते हैं जिसकी वजह से प्रोफेशनल ग्रोथ आती है। इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से यार, इसकी मिसाल इस तरह समझो कि एक बंदा है, मिसाल के तौर पे मैं ही हूँ जी, मैं यहाँ पर अब लेक्चर दे रहा हूँ, मुख्तलिफ लोग मेरे साथ अब नेटवर्किंग करेंगे जी कि अब आप क्या साइट की तरफ जाना चाहते हैं जी, हम साइट का काम भी शुरू कर सकते हैं। या जो लोग बुक्स बेचते हैं वो मुझसे रब्ता करेंगे कि जी कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जी, आप हमारी बुक्स को रेफ़र करें जी, हम जो है आपको कोई उसके साथ एफिलिएट लिंकेज आपका कर देंगे, तो क्या होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, मिसाल है। तो इस तरह ये नेटवर्क्स जो हैं आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के मौके फराहम करते हैं। फास्टर इमर्जिंग रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, इस पे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं, आप सब माशाल्लाह समझते होंगे। इंकरेजिंग सिविक पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ये भी CSS कैसे भी आया, अभी मैं बताता हूँ कि ये मैंने क्यों ये इस तरह हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज एंड लर्निंग, अब बंदा दूसरे कल्चर्स को समझ रहा है, ठीक है, उनको लर्न कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंस आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ग्लोबल कोऑपरेशन आ रही है। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करें। एंटरटेनमेंट एंड गुड इम्पैक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ, इस पॉइंट पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब चैलेंजेस देखो, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, इस पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, पीक एक्ट भी इसी जुमरे में आ जाएगा। साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट, पता है आपको। प्राइवेसी ब्रीचेस एंड डेटा एक्सप्लॉयटेशन, बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ डिटोरिएशन, एडिक्शन एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है, कि ओ जी ये तो नून लीगी है, ये फलां है, ओ जी ये तो यूथिया है, फलां है, ओ जी ये तो डीजल है, फलां है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, थ्रेट टू ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इस पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आता हूँ अभी एक और चीज़ की तरफ आता हूँ। पहले ये पॉइंट्स देखो कि किस लेवल के पॉइंट्स हैं, किस रिसर्च के पॉइंट है। डिमिनिश रियल लाइफ कम्युनिकेशन, डिमिनिश फैमिली एंड सोशल बॉन्डिंग, फिनोमेना ऑफ फबिंग,
घर में बैठा हुआ है माँ के पास बाप के पास, या बैठी हुई है माँ के पास बाप के पास बच्ची, और बस मोबाइल में लगी हुई है। फिनोमेना ऑफ फबिंग, डिमिनिश फैमिली एंड सोशल बॉन्डिंग। क्यों? डिमिनिश रियल लाइफ कम्युनिकेशन करता है। अनरियलिस्टिक ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड्स, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं गलत ज़िंदगी आपको दिखाते हैं, झूठ दिखाते हैं कैमरा के ऊपर, फिर बंदा जो है वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने लग जाता है, जिससे फिर हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं बंदे को अपनी ज़ात से, वो उसको अपनी ज़ात कम तर लगती है, फिर वो कहते हो यार मेरे में तो इस तरह मेरी आंखें भी नहीं है, ओ जी मेरा तो स्किन ग्लो भी नहीं कर रही, ओ जी फला, वो सब झूठ है, सब बकवास है। अनरियलिस्टिक ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड्स हैं वो जी, गाड़ियाँ और वो स्विमिंग पूल और वो ये और बड़ी खुश ज़िंदगी और सेलिब्रिटीज़ की और हॉलीवुड की, वो सारे तलाक याफ्ता लोग हैं, एक भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। तुम उठा के उनकी ज़िंदगियाँ तो देखो एक दफ़ा। फिर देखो चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, पता है आपको, हेट स्पीच एंड रेडिकलाइजेशन, पता है आपको, लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स इन कंटेंट मॉडरेशन, फिर डार्क वेब एक बहुत बड़ा खतरा है, पता है आपको, ठीक है। फिर मैंने सोल्यूशन तैयार कर ली कि भाई ये जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, इनको मैं किस तरीके कार से हल करूँगा, ठीक है। अब याद रखो मेरी चंद एक बातें। सबसे पहले ना आपका सवाल होता है कि सर बड़ा ज़बरदस्त डेटा आप एसेस के ऊपर लिखते हैं, बड़ा वेल रिसर्च्ड किस्म का ऐसे लिखते हैं, हर डेटा हर ऐसे के ऊपर आपके पास ज़बरदस्त डेटा होता है। यार आपने 100 एसेस के ऊपर डेटा इकट्ठा नहीं करना, आपने एक ही दफ़ा डेटा इकट्ठा करना है। तो एक ही दफ़ा इकट्ठा करना है तो क्यों ना मैं आउट क्लास किस्म का डेटा इकट्ठा करूं। ये तो पहले मसला ये होता है ना कि बच्चे टॉपिक टू टॉपिक डेटा लेने के चक्कर में होते थे, तो वो कहते थे जी 500 टॉपिक्स हैं तो 500 पे डेटा लेना है जी, तो वो पागल हुए रहते थे, तो एक पे भी लेना नहीं होता था। अब आपने ये करना है, जब बंदे के पास सिर्फ एक छोटी सी थीम उसने तैयार करनी होती है ना, फिर वो आउट क्लास किस्म की तैयार करता है। फिर एक और चीज कहते हैं बच्चे, सर ये वोकैबुलरी आप किधर से लेके आते हैं। यार जब एक ही थीम है, मेरे पास वक्त ही वक्त है, मैं खूबसूरत तरीन वर्ड्स नहीं उठाऊंगा, और एक दफ़ा जब मैंने उठा के लिख लिए, अब इन्हीं से आगे मैं मुख्तलिफ एसेस लिखूंगा 100 के हिसाब से, आगे मैं थीम बनाऊंगा, मैं भी पूरी थीम बनाने का तरीका बताता हूँ, तो मेरी इतनी एक प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि ये मेरी घुटी में उतर जाएंगे ये वाले अल्फाज, तो क्या ये लफ्ज़ मुझे कभी भूलेंगे। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका ये होता है कि सर ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, हमें किस तरह पता चलेगा फलां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फलां कम इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। अब देखो आपको 50 एसेस तो तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात तो आपको समझ आ गई कि आप इन्हीं पॉइंट्स को मोल्डिंग करोगे। अब इन ही पॉइंट्स में ना आप गौर करना, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं ना, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंकरेजिंग सिविक पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट, अभी पीएमएस में भी आया, जॉब क्रिएशन थ्रू डिजिटल इकोनॉमी, प्राइवेसी, जिन पे मुकम्मल पूरा ऐसे आ सकता है, कॉम्प्लेक्स ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव, पर्सुएसिव, ओपिनियनेटिव, ठीक है। यहीं से आपको अंदाज़ हो, इधर से फिर लोग वो आपको गेस्ट पेपर्स देते हैं, यहीं से अंदाज होता है। और जब मैंने आपको कहा ना कि रीडिंग करो, आर्टिकल्स पढ़ो, जब आप ये काम करोगे ना, उधर से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यार सोशल मीडिया पे ना एक तो डिस्कशन है, अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस की डिस्कशन हो रही है, वो बात तो आपको समझ आ गई। फिर उस डिस्कशन में भी आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जिन पर बड़ी बात हो रही है, चैलेंजेस में से कौन से चैलेंजेस हैं जिन पर ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जिन पर ज़्यादा बुक्स लिखी जा रही हैं, जो ज़्यादा बड़ा मसला है, जो ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, उनको हाईलाइट करो, उन पर आगे पूरे एसेज आ जाते हैं। अब आपने फिर क्या करना है, ठहरो मैं आपको बताऊँ। हाँ, ये फिर सफ़र आपका शुरू होता है मेरी जान, थीम प्रिपरेशन का। अभी मेरे पास पड़ी हुई है, आपने चलो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए करोगे, तो मैं अभी वो कोर्स बनाया है तहसीलदार और सीसी सिंध के लिए, एक क्रैश कोर्स मैंने बनाया है कि चलो आप वो 2-3-4 दिन में वो कोर्स कवर कर लोगे, और जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है, अभी मैं इसको बस फाइनल टच दे रहा हूँ, उसमें आपको बड़ी मदद मिल जाएगी। फाइनल टाइम में यही हो सकता है, पीएमएस के पीके अभी पूरा नहीं हुआ, तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप बस उसकी थीम प्रिपरेशन करोगे। थीम प्रिपरेशन अब किस तरह होती है, ये तो मेरी ऐसे हैंडबुक है, ये उसकी फाइनल कॉपी है, जब मैं लिख रहा था तो ये फाइनल फॉर्म है इसकी, क्या इसको छोड़। अब देखो ये आपके पास मुख्तलिफ थीम्स पड़ी हुई हैं, अभी हम इस थीम को ज़रा डिस्कस करेंगे। ये देखो मुख्तलिफ थीम्स आपके पास, आपने थीम्स तैयार की हुई होती है, याद रखो थीम तैयार करनी है, याद रखो थीम तैयार करनी है, उर्दू को पट्टा नहीं करना। अब देखो मिसाल के तौर पर ना, जो मुझे यहाँ पे टॉपिक्स मिले ना कि भाई जिन टॉपिक से अब कम्प्लेक्स, अब ये वो टॉपिक है ना, देखो अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस पे जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना, तो मैं इधर से कवर कर लूंगा। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी लिखी हुई, चैलेंजेस भी लिखे हुए, ये सारे टॉपिक्स सिंपल वाले भी, सिंपल कम्प्लेक्स वाले भी मैं कवर कर लूंगा। मगर जब कम्प्लेक्स टॉपिक्स पे बात आ जाएगी, अगला मुझे कहेगा कि भाई ये स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ पे कैसे लिख लूँ, कि भाई ये किस तरह सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। तो अब मैं ये सारी बातें उधर डिस्कस नहीं कर सकता, अब मुझे इसी स्पेसिफिक डोमेन में मजीद गोता लगाना पड़ेगा। तो अब मैं
इन मजीद जो पॉइंट्स हैं ना, अब मैं इनको तैयार करने का नाम होता है मेरा बच्चा थीम को तैयार करना। अब मैं हर एक पॉइंट को तैयार करूंगा, ठीक है, ठीक है। इसमें मुझे पता होना चाहिए स्ट्रक्चर्स, मुझे पता होना चाहिए हेडिंग्स लेने के उसूल क्या है, मुझे पता होना चाहिए अपने आइडियाज़ को फ्रेजेस में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, ग्रामर मेरी ठीक होनी चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट कम्प्लेक्स कंपाउंड में मैं किस तरीके कार से लिखूंगा, ठीक है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, फिर इनका यूजेज मैंने किस तरह करना है, कंजंक्शंस क्या है, किस तरह इस्तेमाल होंगे। तो फिर बार बार वही वो कैब जिसका बच्चे पूछते हो ये आपके पास किधर से आ गई, इधर जब तुम वो प्रैक्टिस करोगे ना, और फिर जॉर्गन्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जॉर्गन्स, मेडिकल बैक थ्रूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राइवेसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये अल्फाज जो सिर्फ सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फिनोमेना ऑफ फबिंग, जब एग्जामिनर पढ़ेगा ना, रिप्लेसमेंट ऑफ डीप रिलेशन, सुपरफिशियल ऑनलाइन कनेक्शंस, ये अल्फाज जब उसके सामने आएंगे उसे पता चल जाएगा बच्चा सोशल मीडिया को समझता है, सोशल मीडिया की थीम को समझता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस तरह के खास अल्फाज होंगे, क्लाइमेट चेंज पे कुछ अपने अल्फाज होंगे। तो अब तुम्हें जॉर्गन्स भी तैयार हो रहे हैं, वोकैबलरी भी तैयार हो रही है, थीम भी तुम्हें तैयार हो रही है, डेटा भी तुम्हें तैयार हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी तुम्हारी तगड़ी हो रही है, ऐसे के स्ट्रक्चर्स बार बार तुम नया टॉपिक देखते हो, उस पर सोचते हो तो फिर शुरू पे आते हो, सिंपल वाली बात सोचते हो, फिर डिस्कोर्स बार बार सोचते हो ना, दिमाग के अंदर वायर्स क्रिएट होती हैं, बार बार दिमाग देखो, जब तुम शुरू में गाड़ी सीखना शुरू करो, सोचते हो, फिर क्लच लगाते हो, क्लच की तरफ जाते हो तो गियर भूल जाता है, गियर की तरफ जाते हो स्टीयरिंग भूल जाता है, स्टीयरिंग को देखते हो तो वो साइड मिरर भूल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोसेस इतना ऑटोमेटिक होता है कि बाद में बंदा इस तरह, कभी एक टाइम आता है ना कि 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद मोटरवे पे अचानक से ख्याल आता है कि यार मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, गियर भी लग रहे होते हैं, स्टीयरिंग भी चल रहा होता है, सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है। क्यों? दिमाग में ये वायर्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। दी द सेकंड ब्रेन एक किताब है, वो पढ़ो, और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मुख्तलिफ किताबें, उनका मकसद मैं आपको बताता हूँ। मकसद ये है कि जब प्रैक्टिस करोगे ना, जो चौथा हम लोगों का पॉइंट है, ठीक है, चौथा पॉइंट अब हम लोगों का क्या है मियाँ, कि मेरी जान प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यहाँ से आगे आगे जब ये काम तुमने कर लिया ना, अब करो प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये वाइज डिवेलप करो, बार बार करो। अब वाइज डिवेलप होंगी तो क्या होगा, डीकंस्ट्रक्शन तगड़ी होगी, ठीक है। अब ये प्रोसेस इस तरह का बन जाएगा, फिर इधर इस तरह, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग तगड़ी होगी, फिर नोट्स और तुम्हारे बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। बट इसमें साथ अब आपको ज़रूरत है, ठीक है, इवेल्युएशंस की, ठीक है, ठीक है। मैं भी सेशंस लेता हूँ, मेरे सेशन का एरिया क्या होता है, ये वाला। मैं यहाँ पे नॉलेज छुपा के सेशन लेने को पसंद नहीं करता। वो पागल लोग थे जो यहाँ पे नॉलेज छुपा के, और उनके पास ये नॉलेज था भी नहीं, वरना जिसके पास होता है ना, ये बांटने से बढ़ता है, जिसने बांटा नहीं ना उसके पास कभी आया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैल्यूएशंस होंगी, फिर आपका उस्ताद आपको गाइड करेगा कि भाई ये मसला है तुम्हारी डीकंस्ट्रक्शन में, फिर तुम डीकंस्ट्रक्शन पे जाओगे, फिर तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, फिर तुम अपने नोट्स को और मैच्योर करोगे, फिर तुम और प्रैक्टिस। ये इस सर्कल में जिस वक्त तुम रहोगे ना, तो फिर ना तुम्हें डिप्रेशन होगा, मोटिवेशन तुम्हारी आसमान के साथ होगी हर वक्त, ठीक है। जब तक बंदे को ना रोज ये नहीं पता ना, रोज तुम अपनी प्रोग्रेस को मैयर कर सको। देखो इस तरीके से तुम्हें पता होगा कि भाई आज मैंने सोशल मीडिया की थीम जो है मेरी 50% तैयार होगी, आज 70 होगी, आज 80 होगी, अब परसों से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थीम तैयार करूंगा। अब तुम अपना कैलेंडर भी बना सकते हो, वो जो लोगों ने बनाई हुई ना जी, वो रोड मैप फॉर 2026 और इस तरह करें और इस तरह करें, सब ड्रामा है, ठीक है। ये असल तरीका है, जब तुम्हें रोज की रोज अपनी प्रोग्रेस पता होगी। तुम्हें पता होगा मैंने टोटल यार 10 एक थीम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया है, क्लाइमेट चेंज है, वुमेन एम्पावरमेंट है, मोटी मोटी 8-10 थीम्स है। वो तुम डिसाइड करो, उनको पहले 1-2 महीने में अपने पास तैयार करो, ठीक है। उनको जिस वक्त तुम लोगों ने तैयार कर लिया, उसी के साथ फिर ये प्रैक्टिस, फिर डीकंस्ट्रक्शन, ये पूरा प्रोसेस समझो। अब जब थीम तुम्हारे पास तैयार हो गई ना, मैंने कहा ये जड़ है, अब हर चीज़ के आगे से ब्रांचेस हैं। यही थीम तैयार करने के फिर तरीके ज़रा मुख्तलिफ हो जाते हैं, करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, अब इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, अब यही वाले टॉपिक्स क्लाइमेट चेंज पे भी उधर सवाल आएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे आएंगे। उधर तुमने क्या करना है, सिर्फ थ्योरी एप्लीकेशन का आंसर ऐड हो जाता है वहाँ पे। उसमें जेंडर स्टडीज़ के पेपर में मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 2 घंटे के तैयारी पे 7 मार्क्स लिए इस जेंडर स्टडीज़ के पेपर में। अब मैं आपको निचोड़ बताता हूँ इन सारी चीज़ों का। इस सारी बात का निचोड़ ये है ना, मेरा जो तजुर्बा है, 12 के 12 पेपर में हमने क्या करना होता है, कॉमन चीज़ों की तरफ आओ। जिस तरह तारिक जमील साहब कहते होते हैं कि यार कॉमन चीज़ों पे आओ, ठीक है, बाकी चीज़ें देखते हैं। 12 के 12 पेपर में राइटिंग करनी है कि नहीं करनी, छोड़ो कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं है, टॉपिक्स डीकंस्ट्रक्ट करने हैं कि नहीं करने, थीसिस स्टेटमेंट्स स्टांस देने हैं कि नहीं देने, स्ट्रक्चर बनाने हैं कि नहीं बनाने, पैराग्राफ्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, उनको सब्सटेंशिएट करना है कि नहीं करना,
अगले पैराग्राफ से जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, कनेक्टिविटी, कोहेरेंस, यूनिटी, क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें रखनी है कि नहीं रखनी, ठीक है। और ये रखने के लिए ग्रामर तुम्हारी ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ग्रामर तुम्हारे पास प्रैक्टिकल ग्रामर होनी चाहिए, ठीक है। वो ग्रामर जो तुम्हें वन पेपर एमसीक्यूज में भी काम आए, जो तुम्हें एमपीटी में भी काम आए, जो तुम्हें तुम्हारी राइटिंग में भी काम आए, ठीक है। तुम्हारा इंग्लिश एक्सप्रेशन भी जो है वो खूबसूरत होना चाहिए। अब एक्सप्रेशन खूबसूरत करने में पहले इस चीज़ का काम है, फिर तुम्हारी थीम प्रिपरेशन का काम है, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस का काम है। प्रैक्टिस इसको अच्छा करेगी, ये तुम्हारी थीम को अच्छा करेगा, थीम इसको अच्छा करेगी, ये फिर थीम को अच्छा करेगा, फिर ये इस तरह का आपस में इंटरलिंक्ड किस्म के प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपस में लाजम व मलजूम है, एक दूसरे को अच्छा करती हैं, ठीक है। अब मेरा वन पेपर का जो एक्सपोजर है ना यार, मैंने आपको पहले भी बताया, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मैंने क्लियर किया FPR फेडरल सेक्रेटेरिएट ये पेशावर एजुकेशन मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ टेस्ट, बल्कि अल्लाह पाक ने मुझे नुमाया पोजीशंस पर रखा। मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैंने 4 साल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री 5 साल में की, 9-10 पेपर मैंने फेल किए, 3 पेपर तो मैं सिर्फ एक दोस्त की शादी पे छोड़ के मैं आ गया था, तो मेरा 2.6 CGPA था। तो अब मुझे यूनिवर्सिटी में पता चल गया कि भाई उल्लू के पट्टे, ये 2.6 CGPA के साथ ना तुमने कोई वन पेपर क्लियर नहीं कर सकना, क्योंकि आपको पता है 100 मार्क्स एकेडमिक के होते हैं, 100 मार्क्स पेपर के होते हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक ही हल था, हल ये था भाई कि जब तक तुम पेपर टॉप नहीं करोगे ना, तो एकेडमिक में तुम इतने कमज़ोर हो कि फिर तुम आगे नहीं निकल सकते हो, फिर किसी जगह नहीं लग सकते हो। तो फिर मैंने इसको टॉप करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई। अल्लाह पाक ने इंसान को इतनी ताकत दी हुई है, वो जो काम करना चाहे अल्लाह की मदद से और उस पर मुस्तकिल मिजाज हो तो वो उस काम को कर सकता है, ठीक है। तो आपने मकसद ये है, स्किल सीखनी है, चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना है, ठीक है। जिन बच्चों को मैंने ये चीज़ें सिखाई, जिन्होंने ये क्लासेस ली, अगर देख रहे हो ये लेक्चर तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो। मेरा मकसद ही एग्जाम पैन के प्लेटफॉर्म से क्या है कि आपको ये चीज़ बावर करवाना कि यार स्किल डेवलपमेंट की तरफ आओ। अब ठीक है, वो रटे वाला दौर चला गया कि किताब से रटूंगा और करूंगा। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी का दूसरा रुख ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी जिस वक्त क्लियर हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रिसर्च पेपर है आखिर में वो इंटरनेशनली पब्लिश हुआ मेजरमेंट के रिसाले में, ठीक है। और मेरे साथ जो बेच मेट्स हैं, जो मेरे प्रोजेक्ट मेट्स थे, 70% यूरोप में है, सारे बाहर हैं। उस वक्त बाहर न जाना मेरी उसके पीछे रीज़न ये थी कि यार मैं अपने मुल्क में काम करना चाहता था। मैं चाहता था ये जो मेरी स्किल्स हैं, ये मेरा टैलेंट है, ये मेरे लोगों के काम आए। तो उस ही तनाजुर में वो कहते हैं ना, यहाँ पे मेरे पास एक बुक पड़ी हुई थी, जब ये चीज़ मैंने की ना तो मुझे पता चल गया कि यार मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं बाहर जाके खुश नहीं रहूँगा, तो अपना मकसद पहचानना है मियाँ कि क्या कल तुम जाके ऐसी की सीट पर वो जिम्मेदारियों में बैठ सकते हो, उसमें खुश रहोगे, या क्या तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। एक दफ़ा सर्च कर लिया, फिर उसके बाद उस ही स्किल पर, उस ही रास्ते पर, उस ही चीज़ पर तुम काम करोगे और उसकी बेसिक्स को समझो। ऊपर से सरसरी जिस बत्ती के पीछे लगे, फिर जिस फील्ड की तरफ जाना है उस फील्ड को ज़रा सा खोदो। बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की जगह हैं, मगर बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, सोचो उन जिम्मेदारियों के बारे में भी। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अल्लाह पाक ने ये हिम्मत हौसला दिया हुआ है, जाना है, जाना मुश्किल नहीं है, फिर ये जो 98% लोग फेल होते हैं ना, फिर उन वाला रास्ता तुमने इख्तियार नहीं करना, फिर तुमने ठीक रास्ते की तरफ आना है, ठीक है। और हम लोगों का एक सेशन भी जो है इंशाल्लाह मई में हम लोग कंप्लीट, हम लोगों की 3 मंथ्स की एक वर्कशॉप होगी। तो आप में से जो लोग स्किल से मोहब्बत रखते हो आप लोग आ सकते हो। बाकी ये वो चीज़ें हैं यार कि जो आपको ना, अगर आप इस सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी करोगे तो मुझे नहीं लगता, देखो CSS नहीं होगा, PMS हो जाएगा, नहीं तो पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा, नहीं तो वन पेपर कोई ना कोई निकल जाएगा। किसी न किसी जगह आप आराम सुकून से विद इन अ ईयर या फिर साल 1.5 साल में आप किसी न किसी जगह खुद को फिट कर लोगे, ठीक है। सो दुआओं में याद रखो और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ का इज़हार करो और फी अमान अल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।